केंद्रीय बैंक, डिजिटल मुद्राएं या सीबीडीसीज आजकल चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन क्या हम सच में समझते हैं कि ये हमारे वित्तीय सिस्टम को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? चलिए, इस पर गहराई से विचार करते हैं। पहली बात, सीबीडीसीज का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। लेकिन क्या ये सच में सभी के लिए फायदेमंद होंगी? भारत जैसे देश में, जहां बड़ी संख्या में लोग बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं, सीबीडीसीज का आना एक सकारात्मक कदम हो सकता है। लेकिन क्या हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये लोग तकनीकी रूप से सक्षम हैं? क्या हमारे पास पर्याप्त डिजिटल बुनियादी ढांचा है? अगर नहीं, तो क्या ये सिर्फ एक और डिजिटल विभाजन का कारण बनेंगी? दूसरी चिंता है गोपनीयता की। जब हम अपने लेन देन को डिजिटल रूप में करते हैं, तो क्या हमारी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहेगी? सीबीडीसीज के माध्यम से सरकारें हर लेन देन पर नजर रख सकती हैं। यह एक तरफ तो वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में मदद कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यह हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन भी कर सकता है। क्या हम सच में चाहते हैं कि हमारी हर खरीदारी पर सरकार की नजर हो? तीसरी बात, सीबीडीसीज का प्रभाव मौद्रिक नीति पर भी पड़ेगा। अगर सभी लोग डिजिटल मुद्रा में लेन देन करने लगे, तो क्या इससे बैंकों की भूमिका कम हो जाएगी? बैंकों के बिना क्या हम आर्थिक स्थिरता बनाए रख पाएंगे? अगर लोग अपने पैसे को सीधे केंद्रीय बैंक में रखने लगे, तो बैंकों के पास उधारी देने के लिए पैसे कम होंगे। इससे आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अगर सीबीडीसीज को हैक कर लिया गया, तो इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं? क्या हम इस खतरे को नजरअंदाज कर सकते हैं? अंत में, सीबीडीसीज का वैश्विक प्रभाव भी हमें समझना होगा। अगर एक देश सीबीडीसी को अपनाता है और दूसरा नहीं, तो क्या इससे वैश्विक व्यापार पर असर पड़ेगा? क्या यह मुद्रा युद्ध का कारण बनेगा? इसलिए सीबीडीसीज के फायदों और नुकसान दोनों को समझना जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक ऐसा वित्तीय सिस्टम बना रहे हैं जो सभी के लिए सुरक्षित, समावेशी और पारदर्शी हो। यह एक जटिल मुद्दा है और हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए।